बालाजी मैथ एंड साइंस सब में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में आप सभी लोग मानव नेत्र का थर्ड लेक्चर देखेंगे। इस लेक्चर में आप सभी लोगों को कुछ छोटे छोटे जो आवश्यक बातें हैं उनके बारे में देखा जाएगा, जो दृष्टि दोष का अध्ययन करने में आपके लिए बहुत सहायक होंगे। तो आप सभी लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ठीक है, तो आज की क्लास में आप सभी लोग पढ़ेंगे निकट बिंदु, दूर बिंदु, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये सब आपको पढ़ना है। और समंजन क्षमता के बारे में आप सब लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। नेत्र में एक समंजन होता है जिसके बारे में आपको बताया गया कि जो नेत्र होता है उसमें जो नेत्र लेंस होता है, अभिनेत्र लेंस होता है, वो पश्चिमाभी मांसपेशियों के पर स्थित होता है। तो जो नेत्र लेंस होता है एक जलीय ऊतकों का लचीला बना हुआ होता है। तो जब उस पर पश्चिमाभी मांसपेशियां प्रेशर डालती हैं, दाब डालती हैं, तो उसकी वक्रता कम या ज़्यादा हो जाती है। कुछ स्थिति ऐसी होती है जब मांसपेशियां शिथिल रहती हैं तो वो थोड़ा चपटा लेंस लंबा हो जाता है। इस स्थिति में उसकी फोकस दूरी अधिक होती है, लेकिन जब उस पर प्रेशर पड़ता है, छिलेरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और दाब डालती हैं, तो वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, इससे उसकी फोकस दूरी घट जाती है। और आप ये भी जानते हैं कि हम पास या दूर की वस्तु तो बिना समंजन के कारण ही देखते हैं। जैसे अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो उस वस्तु को देखने के लिए नेत्र लेंस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, पश्चिमाभी मांसपेशियों का कोई दबाव नहीं पड़ता है। तो नेत्र की यह अवस्था नेत्र की श्रांत अवस्था कहलाती है, शांत अवस्था कह लीजिए। मतलब जब नेत्र की वह अवस्था जब नेत्र लेंस या जिसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं पर कोई दाब नहीं होता है, कोई दबाव नहीं होता है या कोई तनाव नहीं होता है, तो इस अवस्था को हम नेत्र की श्रांत अवस्था बोलते हैं। और इस अवस्था में मनुष्य को केवल वही वस्तु दिखाई देती है जो बहुत अधिक दूरी पर, अनंत दूरी पर स्थित होती है। लेकिन उससे कम दूरी पर है तो उसे देखने के लिए उसकी फोकस दूरी को परिवर्तित करनी पड़ती है। तो नेत्र की समंजन क्षमता है। तो इसके लिए अब आपको दृष्टि दोष, कल के क्लास में, अगले क्लास में आप लोग को दृष्टि दोष के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो उससे पहले कुछ चीज़ों को जानना आवश्यक होता है। सबसे पहले हम नियर बिंदु, नियरेस्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। नियर बिंदु किसे कहते हैं? निकट बिंदु। निकट बिंदु देखना है, इसको अंग्रेजी में नियरेस्ट पॉइंट बोलते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो निकट बिंदु क्या होता है? जैसे देखिए, अभी आप देखिए कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो आपको ऐसा आभास होता है कि हम दूर की भी वस्तु को देख लेते हैं, निकट की वस्तु को देख लेते हैं। लेकिन नेत्र की जैसे हमने बताया कि नेत्र में समंजन के कारण ही हम पास की वस्तु को देख पाते हैं। दूर की वस्तु को देखने के लिए बिना समंजन के देखते हैं, उस पर नेत्र लेंस पर कोई ज़्यादा दाब नहीं होता है। अब देखिए, ये पुस्तक है, इस पे छपे हुए अक्षर हैं, मतलब इसको मुझे पढ़ना है, ये किताब। अब इसको पढ़ना है तो इतनी दूरी पर लाके हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और अगर उस अक्षरों को पढ़ने के लिए, पुस्तक को पढ़ने के लिए बहुत पास में ले आओ, बहुत पास में ले आए, नेत्र के बहुत निकट ले आते हैं, इतना निकट लगभग में, तो इस पे जो छपे हुए अक्षर हैं वो आपको धुंधला दिखाई देने लगेंगे। और नेत्र लेंस पर इस अवस्था में बहुत अधिक दबाव पड़ता है, तनाव होता है, तो आपको पढ़ने में भी परेशानी होगी। और कुछ समय बाद, 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद आपकी आँख में दर्द भी उत्पन्न हो जाएगा। तो नेत्र के, आप ऐसा नहीं है कि नेत्र के बिल्कुल पास में लाके किसी वस्तु को देख सकते हैं, दिखाई देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है। तो सुस्पष्ट रूप से कहाँ तक दिखाई देता है? तो जैसे कोई नेत्र है, आपका ये नेत्र है बेटा, ये हो गया नेत्र, ठीक। ये अब मान लेते हैं यहाँ तक आपको दिखाई देता है, यहाँ तक। यहाँ से लाने के बाद में इतने, अगर इसके नज़दीक अगर किसी वस्तु को लाते, चलो यहाँ तक, और इसके नज़दीक अगर किसी वस्तु को लाते हैं, लाकर देखते हैं,
तो धुंधला दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो इस बिंदु को हम निकट बिंदु कहते हैं। मतलब नेत्र के पास में स्थित वह बिंदु जिस पर स्थित वस्तुएं सुस्पष्ट रूप से दिखाई देती है, मतलब क्लियर दिखाई देती है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दो, तो उस बिंदु को हम निकट बिंदु कहते हैं। और ये निकट बिंदु है, पहले डिफिनेशन लिख लीजिए। नेत्र के पास या नेत्र के निकट, नेत्र के पास वह बिंदु जिस पर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से या सुस्पष्ट रूप से, चलिए सुस्पष्ट दिखाई देती हैं, उस बिंदु को निकट बिंदु कहते हैं। तो ये चीज आपने देखा निकट बिंदु। और निकट बिंदु के बारे में और थोड़ी सी बात करेंगे। जो निकट बिंदु होता है नेत्र के पास होता है, मतलब नेत्र के बहुत नजदीक, नेत्र के नजदीक होता है, ठीक है। अब निकट बिंदु पर नेत्र के पास वह बिंदु, मतलब नेत्र है और नेत्र के पास में जो वह एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, लेकिन इस बिंदु से और कोई वस्तु को और पास में लाओगे नेत्र के, तो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी, क्योंकि नेत्र लेंस की समंजन एक सीमा तक हो सकती है और उसके बाद लेंथ में समंजन नहीं हो पाता है या कम हो पाता है। तो उस स्थिति में वस्तु आपको जो होगी धुंधली दिखाई देगी, नेत्र में तनाव होगा जिससे दर्द भी उत्पन्न हो जाएगा नेत्र में। तो इस बिंदु को हम निकट बिंदु कहते हैं। मतलब ये है कि नेत्र के पास कम से कम दूरी पर, नेत्र के पास में, पास होना चाहिए नज़दीक, और कम से कम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ये बिंदु। और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। मान लेते हैं ये निकट बिंदु है, तो निकट बिंदु ये अगर हो गया, तो इससे अगर कम दूरी पर और निकट बिंदु के से और थोड़ा सा इधर ले जाओगे, उस वस्तु को रख के देखना का प्रयास करोगे तो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। तो इस बिंदु को हम निकट बिंदु कहते हैं। अब आपको देखना है निकट बिंदु सामान्यतः जो होता है नेत्र से कितनी दूरी पर होता है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के लिए, या ऐसे व्यक्ति जिनके नेत्रों में किसी प्रकार का विकार नहीं है, या आप ऐसे कह सकते हैं वयस्क व्यक्ति के लिए, तरुण वयस्क व्यक्ति के लिए, जो निकट बिंदु की स्थिति होती है नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। मतलब नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वो बिंदु स्थित होता है। लेकिन कब? जब वो व्यक्ति आपका, मतलब व्यक्ति सामान्य है, सामान्य व्यक्ति है, उसके नेत्र में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र का मतलब जिस नेत्र में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, ठीक है, या किसी प्रकार की बीमारी ना हो, सामान्य इस फिगर को मिटा लिखना है ना, इसलिए फिगर नहीं बनाना है, खाली आपको समझना, परिभाषा जानना है। नेत्र के लिए निकट बिंदु नेत्र से
25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। तो ये ध्यान रखना है कि नेत्र जो होता है, निकट बिंदु जो होता है नेत्र का, वो सामान्य एवं दोष रहित नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य आंख का निकट बिंदु आंख से मतलब जो नेत्र होता है उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। इसीलिए ये बताया जाता है बच्चों को अक्सर पढ़ने के लिए कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत कई एक आध रेयर केस में ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जो बहुत पास में रखकर कापी किताब को पढ़ते हैं या बहुत दूर रखकर पढ़ते हैं। तो पढ़ने का जो सही तरीका है वो वस्तु को 25 नेत्र से अपने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब निकट बिंदु की बात हो गई। अब इसी निकट बिंदु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। मतलब नेत्र के निकट स्थित वह बिंदु जिस पर रखी हुई वस्तु या स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, चलिए अब दूरबिंद की बात कर लेते हैं। तो दूरबिंद किसे कहते हैं ये देख लिया जाए। दूरबिंदु, तो अभी हमने निकट बिंदु की बात की और अब दूरबिंद की बात देखिए। दूरबिंद क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई नेत्र है, चलो इस पूरे पोर्शन ये हो गया है, इसको मैं डाल दे बेटा, तब दूरबिंद समझिए। तो अब आपको दूरबिंद के बारे में देखना है, दूरबिंद क्या होता है। तो आप ये भी जानते हैं कि आप अगर किसी वस्तु को देखते हैं तो अगर वो वस्तु बहुत अधिक दूरी पर रखी है, आप किसी ऐसे स्थान पर खड़े हो जाएं, ऐसी जगह खड़े हो जहां से आप बहुत दूर तक देख सकते हैं, तो बहुत दूर तक देखेंगे, लेकिन बहुत दूर देखने के बाद उसके आगे कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जो आपको दिखाई नहीं देंगी। मतलब बहुत अधिक दूरी तक देखा जा सकता है, लेकिन बहुत जितने अधिक दूरी तक आप स्पष्ट देख लेते हैं और उसके बाद जो ना दिखाई दे, तो वो बिंद जो होता है जहाँ तक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे हम दूरबिंद कहते हैं। जैसे हमने माना ये नेत्र है, ये नेत्र हो गया, ठीक। अब नेत्र से यहाँ तक हमें बहुत दूर हो गया और यहाँ तक सुस्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन इसके और दूर जाने पर वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। तो ये बिंदु जो होता है, मतलब यहाँ तक मुझे नेत्र ये है और यहाँ तक इस बिंदु तक मुझे जो वस्तु स्थित होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन उसके आगे की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, क्लियर नहीं दिखाई देती, साफ नहीं दिखाई देती है। तो उस बिंदु को हम दूरबिंद कहते हैं। अब दूरबिंद क्या होता है, मतलब नेत्र से अधिक दूरी पर स्थित वह बिंदु जो जिस पर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं उसे हम दूरबिंदु कहते हैं। अब दूरबिंद की पोजीशन क्या होती है, नेत्र से कितनी दूरी पर हो सकता है। तो अगर सामान्य नेत्र है, स्वस्थ नेत्र है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं उसमें, तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंद अनंत दूरी पर स्थित, तो अनंत पर होता है, ठीक है, इनफाइनाइट होती है उसकी दूरी। तो पहले दूर दृष्टि दोष का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मतलब नेत्र से अधिक दूरी पर, अधिकतम दूरी पर लिख सकते हो, या अधिक से अधिक दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी हुई वस्तुएं या जिस पर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं उसे हम दूरबिंद कहते हैं। अगर ये बिंदु दूरबिंद है तो इस पर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, इसके कम दूरी पर है तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, लेकिन इससे जैसे थोड़ा सा अधिक करोगे दूरी पर जाएगा वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। मतलब दूरबिंद से और अधिक दूरी पर अगर कोई वस्तु स्थित हो किसी नेत्र के तो वो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो परिभाषा लिखेंगे, नेत्र से अधिकतम या अधिक से अधिक दूरी पर
स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तुएं स्पष्ट या सुस्पष्ट या स्पष्ट, कोई बात कुछ भी लिख सकते हो। स्पष्ट और सुस्पष्ट का अर्थ एक ही होता है बेटा। चलिए सुस्पष्ट कर देते हैं, सुस्पष्ट रूप से दिखाई, जिस पर रखी वस्तुएं सुस्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, उस बिंदु को दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो दूरबीन की बात हो गई, मतलब आपको दूरबीन से ना तो अधिक दूरी पर दिखाई देगी स्पष्ट रूप से, और ना तो निकट बिंदु से कम दूरी पर स्थित वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब आपको जो वस्तु दिखाई देती है वो दूरबीन और निकट बिंदु के बीच स्थित वस्तुएं ही दिखाई देती हैं। दूसरी बात ये देख लीजिए, सामान्य योग दोष रहित नेत्र के लिए नेत्र का निकट बिंदु अनंत, ये चीज ध्यान रखना बेटा, अनंत पर होता है। तो दो चीज़ें ये आपको जरूर याद रखना है कि निकट बिंदु सामान्य या दोष रहित, मतलब ऐसे नेत्र जिसमें किसी प्रकार की कोई प्रकार की बीमारी नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो उस नेत्र के लिए निकट बिंदु कितनी दूरी पर होगा? नेत्र तो निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, और जो दूर बिंदु होता है नेत्र से अनंत दूरी पर होता है, अनंत दूरी पर होता है। तो ये अनंत दूरी होगा। ठीक है, तो अब आपका ये डिफिनीशन होगा, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तुएं सुस्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, उस बिंदु को हम दूरबिंदु कहते हैं। और सामान्य व्योम दोष रहित बिंदु के लिए, सामान्य व्योम दोष रहित नेत्र के लिए निकट जो दूर बिंदु होता है अनंत दूरी पर। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं जरूर। अक्सर देखा गया, हमेशा आता है कि दूरबिंदु कितनी, दूरबिंदु की स्थिति क्या होती है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु की स्थिति क्या होती है, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की स्थिति क्या होती है। तो निकट बिंदु की स्थिति 25 सेंटीमीटर होता है, और जो दूरबिंदु होता है उसकी स्थिति अनंत दूरी पर होती है। अब एक टॉपिक इसी पे आपको पढ़ना है बेटा, दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार, अब हम दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं? तो देखिए दृष्टि विस्तार क्या होता है। तो देखो दृष्टि विस्तार उसे कहते हैं जहाँ तक कि जहाँ पर स्थित वस्तु को आप स्पष्ट रूप से देख सकें, उसे हम दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो ये आपका हुआ निकट बिंदु, निकट बिंदु हुआ भी आपको बताया था बेटा, और ये आपका हो गया दूर बिंदु। ठीक है, दूर बिंदु। कोई फिगर नहीं बनाना है, केवल मैं आपको बना के समझाने के लिए बना रहा हूँ, फिगर आज आपको नहीं बनाना है। दूर बिंदु, तो ये पॉइंट आपका होगा दूर बिंदु, और ये बिंदु आपका होगा निकट बिंदु। तो अभी आपको मैंने बताया था कि आपने देखा कि निकट बिंदु से पर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन इस बिंदु से और पास में अगर कोई और इधर कोई वस्तु लाते हैं, मतलब नेत्र के पास, तो नहीं दिखाई देता है स्पष्ट रूप से।
और ये दूरबिंद हो गया, दूरबिंद पर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। लेकिन अगर दूरबिंद से और दूर ले जाओ तो वो वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। तो दृश्य विस्तार उसी को कहते हैं, वह रेंज होता है जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, साफ साफ दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे, उस दूरी को हम दृश्य विस्तार कहते हैं। तो आप देख रहे हैं निकट बिंद के इधर कोई वस्तु रखी है तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है दूरबिंद, मतलब निकट बिंद और दूरबिंद के बीच स्थित वस्तुएं ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। निकट बिंदु से कम दूरी पर रखोगे तो वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, और निकट दूर बिंदु से अधिक दूरी पर रखोगे और रखी होगी तो भी कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार से दृश्य विस्तार की परिभाषा आप लिख सकते हैं, निकट बिंदु से लेकर दूर बिंदु तक की दूरी को हम दृश्य विस्तार कहते हैं, या नेत्र के निकट बिंद तथा दूर बिंद के बीच की दूरी दृश्य विस्तार कहलाती है। जिस भी प्रकार से लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृश्य विस्तार कहते हैं। दृष्टि विस्तार कहते हैं। ठीक, अब इसमें भी पूछा जा सकता है, ये भी जानना है कि दृश्य विस्तार नेत्र से कितनी दूरी से लेकर कितनी दूरी पर हो सकता है। तो जो दोष युक्त नेत्र होते हैं, दोष वाले जिसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो उनके लिए अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन हम बात करें सामान्य नेत्र की, जिस नेत्र में किसी प्रकार का कोई दोष न हो, तो उसके लिए जो होगा दृष्टि विस्तार जो होगा वो नेत्र से 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत दूरी तक होता है। ये भी ध्यान रखना है, मतलब दृष्टि विस्तार जो होता है 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक होता है। किस नेत्र के लिए? जो नेत्र बिना दोष वाले होते हैं, वयस्क व्यक्ति जो होते हैं उनके नेत्र में सामान्यतः नहीं दोष होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं। लेकिन हम सामान्य नेत्र की बात कर रहे हैं, जिस नेत्र में किसी प्रकार का कोई दोष न हो, तो उसमें अगर दृश्य विस्तार की बात की जाए तो वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक का होता है। ठीक है, तो देखिए दृश्य विस्तार लिखोगे सामान्य एवं दोष रहित नेत्र के लिए दृष्टि विस्तार 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो कि जो दृश्य विस्तार होता है वो कितनी दूरी से कितनी दूरी तक होता है, नेत्र से 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत दूरी तक दृश्य विस्तार होता है। लेकिन ये किस नेत्र के लिए होता है? जिस नेत्र में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, मतलब जिसे हम सामान्य नेत्र कहते हैं, सामान्य नेत्र की बात होती है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आएंगी। ये चीज़ें अगर आप जान जाएंगे तो दृष्टि दोष को समझना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जो आगे आपको दोष के बारे में पढ़ना है, नेत्रों में जो दोष हैं उनके बारे में पढ़ना है, वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो इसमें निकट बिंदु, दूर बिंदु, दृष्टि विस्तार, एक टॉपिक और आपको पढ़ना है तो उसको भी देख लीजिए।
तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिएगा। अगर इससे पहले हमने ये तीसरा लेक्चर है, तीसरा पार्ट है मानव नेत्र का, अगर इससे पहले वाले क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, ठीक है। वो चीज़ देख लेंगे। फर्स्ट लेक्चर तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये भी सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। अब आपको पढ़ना है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये निकट बिंदु ही कहलाए से है रिलेटेड। तो देख लीजिए, लाइट चली गई है थोड़ा सा, तो देखिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब देखो, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसे अस्पष्ट या सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या अस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, मतलब नेत्र के निकट स्थित वह बिंदु जिस पर रखी हुई वस्तु सर्वाधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, उसे हम अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। या नेत्र के निकट एक ऐसा दूरी जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ये जो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, इसको हम अस्पष्ट दृष्टि का अल्पतम दूरी भी कहते हैं, सुस्पष्ट की अल्पतम दूरी भी कहलाती है, ठीक है। और ये नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। तो इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हो, या यही लिख दीजिएगा, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन डेफिनेशन लिखोगे क्या, तो लिख लीजिए आप लोग, मतलब लिखिए, मैं बोल देता हूँ। नेत्र के निकट स्थित वह बिंदु जिस पर स्थित वस्तुएं सर्वाधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, उसे हम अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। बस इतने लिखना है। और ये चीज सामान्य नेत्र या दोष रहित नेत्र कोई है तो उसके लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। आगे लिख लीजिए, इसे सदैव कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सदैव कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। आगे अब देखिए, तो ये चीज जो आपको याद रखना, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है नेत्र से 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य नेत्र की बात की जा रही है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे प्रश्न मिलेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ अगर अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी नहीं दी गई है तो आपको इसी मान को यूज करना है, ठीक है, जरूरत पड़ने पर। तो अब ये हो गई अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो इसमें आपने आज के क्लास में निकट बिंदु, दूर बिंदु, दृश्य विस्तार और अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बारे में पढ़ा। तो इसके लिए सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको दृष्टि दोष समझ में आएगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सारी चीज़ें तभी समझ पाओगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको, अब अगर ये चीज़ आपको विशेष करके ध्यान में रखना है कि कोई वस्तु हमें कहाँ से कहाँ तक की वस्तु हम देख पाते हैं। तो जो ये नेत्र होता है, नेत्र से लेकर के नेत्र के निकट बिंदु जो है ये निकट बिंदु, और ये दूर बिंदु जो हो गया, ये मान लेते हैं दूर बिंदु हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, निकट बिंदु हो गया, ठीक है, निकट बिंदु। तो आप केवल उन्हीं वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। स्पष्ट मतलब क्लियर दिखाई देने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर नेत्र के निकट से कम दूरी पर कोई वस्तु होगी तो थोड़ा बहुत दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, लेकिन स्पष्ट की बात, स्पष्ट आपको केवल निकट बिंदु और दूरी बिंदु के बीच
निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच कोई वस्तु कहीं भी स्थित है तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अगर निकट बिंदु से कम दूरी पर है तो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी, दूर बिंदु से अधिक दूरी पर है तो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। ये ध्यान रखना है कि हमें जो वस्तुएं होती हैं वो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच स्थित ही दिखाई देती है। अब थोड़ी चीज़ें और देखनी है आपको, अब नोट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको जान लेना है, जाने रहना है। अब देखिए, जैसे मनुष्य के पास दो नेत्र हैं तो दो नेत्र से हमें लाभ क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है। जैसे हमारे पास नेत्र है, एक नेत्र है और ये हुआ नेत्र, ठीक है। तो एक नेत्र का दृश्य क्षेत्र तो जो होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ से है, अब देखना शुरू करते हैं तो दृश्य क्षेत्र इसका लगभग में 150 अंश का कोण पर होता है, 150 डिग्री तक ही देख सकते हैं। मतलब अगर इसको बढ़ाया जाए, ऐसे कोई दृश्य क्षेत्र है, एक नेत्र से आप इन्हीं क्षेत्र की वस्तुओं को, इन्हीं क्षेत्र में स्थित वस्तुओं को ही देख सकते हैं जो 150 अंश के कोण पर होती है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो एक नेत्र होता है उसका दृष्टि विस्तार, दृष्टि क्षेत्र जो होता है 150 अंश के कोण का होता है। मतलब 150 से दो रेखा है, 150 अंश के कोण बनाती हुई एक रेखा ये और एक ये, इन दोनों के बीच की जो एंगल है 150 डिग्री है। तो इतनी इसी एरिया में स्थित वस्तु को ही देख सकते हैं। लेकिन जब दो नेत्र होता है तो उसका दृष्टि क्षेत्र लगभग में 180 अंश हो जाता है। एक नेत्र अगर थोड़ी ही दूरी पर होगा ये, और ये आपका नेत्र हो गया थोड़ी दूरी पर है, तो इन दोनों का दृष्टि क्षेत्र मिला के लगभग में 180 अंश के कोण दोनों का मिला के हो जाता है। मतलब पूरा सामने आप पूरी वस्तु को दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर आप एक नेत्र से देखते हैं तो इधर कुछ अधिक दूरी तक दिखाई देगा, इधर कम दूरी तक दिखाएगा। लेकिन दोनों नेत्र से देखते हैं तो आपको यहाँ से लेकर इधर की सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब दो नेत्र से लाभ ये होता है कि हमारा जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है, पहले की एक नेत्र की अपेक्षा काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, जब हम किसी वस्तु को एक नेत्र से देखते हैं, एक ही नेत्र है, तो हमें जो वस्तुएं दिखाई देंगी, जो दृश्य क्षेत्र मेरा होगा वो द्विविमीय होता है। लेकिन जब हम दो नेत्रों से देखते हैं, जब दो नेत्र होता है तो वही क्षेत्र जो होता है बढ़ जाता है दृष्टि विस्तार, और वो त्रिविमीय रूप में दिखाई देने लगता है। मतलब त्रिविमीय रूप हो जाता है। तो इसलिए दो नेत्र की जरूरत पड़ती है, इसीलिए दो नेत्र हैं। और दूसरी चीज, कुछ जो शिकार करने वाले जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, शिकार करने वाले जंतु होते हैं, तो उनके पास भी दो नेत्र होता है और दोनों सिर पर होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। एक सामने है तो एक दूसरी ओर होता है, सिर पे रहेगा, एक आगे एक पीछे, इस तरह से। तो उनका दृष्टि क्षेत्र और बहुत अधिक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम कल के क्लास में पढ़ेंगे दृष्टि दोष के बारे में, ठीक है। दृष्टि दोष जैसे आपने सुना क्या जानते हैं सब लोग, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो जो मेन चीज़ आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है, तो इसको आप कल के क्लास में पढ़ेंगे। इसमें सारी चीज़ें आपको कल बताया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।